Very, very good morning to all my dear friends. Let's take up amendments May 24. Income tax. जीएसटी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी अपलोड कर दी थी 3-4 दिन पहले. इनकम टैक्स अमेंडमेंट रह गया था. अब इनकम टैक्स में 2 सेट अमेंडमेंट के जो साइट पे अपलोड किए हैं. 2 सेट हैं जो साइट पे अपलोड किए हैं. देखिए इसमें 2 सेट है इनकम टैक्स के अमेंडमेंट के. एक तो ये सेट है जो हमने बनाया है अपना, और एक अभी रिसेंटली आईसीआई का आया है. देखिए एक तो ये सेट है साइट पर, ये हमारा अपना बनाया हुआ, मतलब इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में डाला हुआ है. और एक अभी आईसीआई ने रिसेंटली रिलीज किया था, एक वो सेट है. तो पहले ये सेट स्टार्ट करते हैं, ये वाला. अब इस सेट में देखिए क्या चीज है. जो नवंबर 23 में जिन बच्चों ने किया था, ये अमेंडमेंट उनके लिए है. जिन्होंने अभी मई 24 में मेरा बैच अटेंड किया उनके लिए नहीं है, उनको ऑलरेडी सब कवर किया हुआ है. तो देखिए पहले एक था नॉर्मल सिस्टम और एक था ऑप्शनल. ऑप्शनल आता था सेक्शन 115 बीएसई में. अब इस बार से चेंज हो गया है. ये 115 बीएसई बन गया है नॉर्मल सिस्टम, जिसको हम कहेंगे डिफॉल्ट रिजीम, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम ये है. और ऑप्शनल वो बन गया है जो पहले नॉर्मल था, वो अब ऑप्शनल बन गया है. जो हमने इन जनरल स्टडी किया था पहले, वो अब ऑप्शनल में चला गया. और जो पहले ऑप्शनल किया था वो अब रूटीन बन गया, नॉर्मल बन गया, 115C बन गया, डिफॉल्ट रिजीम बन गया. यानी सारा सिस्टम इनकम टैक्स का नया सिस्टम लगेगा. जो इसको रिजेक्ट करेगा वो उस सिस्टम में जाएगा. जैसे अगर मैं बात करूं स्लैब रेट की, तो अब जो वो 2.5 लाख वाले स्लैब थे, 2.5 लाख नील, 2.5 लाख नेक्स्ट 5%, 5 लाख 20%, बैलेंस 30, ये अब चला गया ऑप्शनल रिजीम में. पहले नॉर्मल होता था. और जो डिफॉल्ट रिजीम है उसमें जो स्लैब थे, उन स्लैब में और थोड़ा चेंज होके थोड़े बदल के स्लैब आ गए हैं. 3 लाख तक 5%, फर्स्ट 3 लाख तो खैर नील रहेगा. फिर 3 लाख पर तक, अगले 3 लाख तक 5%, फिर 3 लाख तक 10, फिर 3 लाख तक 15, फिर 3 लाख तक 20, जो बैलेंस होगा 30. ठीक है. जो पहले डिफॉल्ट था वो अब ऑप्शनल बन गया है, और जो पहले ऑप्शनल था वो अब डिफॉल्ट बन गया है. अकॉर्डिंगली जो स्लैब रेट है वो स्लैब रेट ये लगेंगे. तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है, मैं डॉक्यूमेंट से भी आपको दिखा दूं, एक बार आप उतना रीड करके देख लो. देखिए अब इस डॉक्यूमेंट से देख लीजिएगा. अर्लियर जो 115 बीएससी था वो क्या था, ऑप्शनल. अब क्या है, डिफॉल्ट. और डिफॉल्ट के स्लैब रेट क्या है, ये स्लैब रेट आपके सामने है. एक बार चेक कर लो, ये स्लैब रेट है, ये लगानी है. सरचार्ज का सिस्टम वही है जो पहले था, लेकिन पहले 4 स्लैब होते थे सरचार्ज के, 10%, 15%, 25%, और एक 37 भी था. तो अब 37% 115 बीएसई में नहीं है, डिफॉल्ट रिजीम में नहीं है. लेकिन जो पुराना सिस्टम है, यानी जो अब ऑप्शनल रिजीम है, उसके अंदर एप्लीकेबल है. उसमें वही 4 रहेंगे, इसके अंदर 3 रहेंगे. इतना पार्ट एक बार देख लो.
हाँ प्लीज दोबारा देख लीजिएगा। मई 24 के अमेंडमेंट्स, इनकम टैक्स, जीएसटी ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दिए थे। ये जो बच्चों ने अभी मुझसे स्टडी किया है मई 24, उनके लिए नहीं है, उनको सब मैंने करवाया हुआ है। जो नवंबर 23 के लिए मुझसे पढ़े थे उनके लिए है। उस समय जिस सिस्टम को हम इन जनरल नॉर्मल करते थे वो अब ऑप्शनल में चला गया, वो डिफॉल्ट में नहीं है, ऑप्शनल में चला गया, और जिसको ऑप्शनल कहते थे वो अब डिफॉल्ट में आ गया, यानी मेन सिस्टम बन गया, नया सिस्टम। यानी आपको हर क्वेश्चन न्यू सिस्टम में सॉल्व करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कहता है नहीं ऑप्शनल में सॉल्व करके दिखाओ, तो आप ऑप्शनल में सॉल्व करना। ऑप्शनल में मतलब ये वाली स्लैब रेट। डिफॉल्ट में 3 रेट रहेंगे सरचार्ज के, 10, 15, 25, 37 नहीं रहेगा, और ऑप्शनल में 4 रहेंगे। ठीक है। 115 CAB में रिबेट मिलेगा 7 लाख तक। पुराने सिस्टम में रिबेट मिलता था 5 लाख तक। इसमें रिबेट मिलेगा 25,000 तक। इसमें रिबेट मिलता था 12,500 तक। रिबेट 115 BAC में 7 लाख तक मिलेगा, और ऑप्शनल में 5 लाख तक मिलेगा। याद कर लो, 7 और 5। मैक्सिमम रिबेट नए सिस्टम में 25,000, पुराने सिस्टम में 12,500। नए सिस्टम में उन्होंने मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट भी डाल दिया। मान लो मेरी इनकम 7,05,000 तक था, मुझे मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा रिबेट के हिसाब से। मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने का सिस्टम वही है। पहले अगर ध्यान हो आपको, तो हम डिस्कस करते थे कि मान लो 5,01,000 भी इनकम है तो मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, दैट वाज ए डिफेक्ट। अगर आपको ध्यान हो, मैंने क्लास में डिस्कस किया था, ये गलत है, गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को ठीक करना चाहिए। ये डिस्कशन क्लास में होता था। तो अब नए सिस्टम इसको ठीक कर दिया, पुराने में अभी भी नहीं ठीक किया। ठीक है। अब ये पार्ट वंस अगेन लिखा हुआ है, आप पढ़ लो, निकालता हूं मैं। ये देखिए, इतना पार्ट आपने रीड कर लिया। अब आगे रिबेट का पार्ट ये आ गया। रिबेट मिलेगा 7 लाख तक नए सिस्टम में, मैक्सिमम 25,000 तक, और मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट भी डाल दिया। साथ में मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट भी आ गया। ये मार्जिन रिलीफ ऐसे निकलता है, ये मैंने एग्जाम्पल भी डाला हुआ है। हमने क्या किया, 7,05,000 पे टैक्स निकाल लिया। फिर इमेजिन किया कि मान लो भाई इनकम 7 लाख होती तो टैक्स कितना बनता, नील। तो टैक्स में इंक्रीज कितना आया, 25,500। इनकम में इंक्रीज कितना है, 5,000। मार्जिन रिलीफ आ गया। वही जैसे सरचार्ज में होता था, सेम सिस्टम है। तो इसको आप एक बार और देख लो। देखिए, ये सिस्टम रहेगा इसमें मार्जिन रिलीफ का, और जो पुराना सिस्टम है वो भी एक बार देख लो। पुराने सिस्टम के स्लैब रेट सेम है, सीनियर सिटीजन वाले ये। और पुराने सिस्टम का जो रिबेट है, देखो ये लिखा हुआ है, 5 लाख ही है, 7 लाख नहीं हुआ। उसमें मैक्सिमम 12,500 है, और उसमें मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा, और सरचार्ज के रेट पहले वाले में 4 है। ये पुराना सिस्टम, ये लिखा हुआ। एक बार प्लीज नजर पुराने पे भी मार लो, पुराना भी देख लो। ये यहां से देख लो, ये पुराने वाला ऑप्शनल रिजीम कहलाएगा। देखो एग्जाम के क्वेश्चन में लिखा हो ऑप्शनल, तो आप इसी में ऑप्शनल में सॉल्व कर देना। डिफॉल्ट लिखा, डिफॉल्ट में कुछ नहीं लिखा तो डिफॉल्ट में, कुछ ना लिखा तो नोट दे देना। सिंस नथिंग इज मेंशन्ड, सो वी आर सॉल्विंग इट इन द डिफॉल्ट रिजीम। फिर सुन लो, अगर क्वेश्चन में साफ लिखा ऑप्शनल में तो आप ऑप्शनल में करना, साफ लिखा डिफॉल्ट में लिखना करना, कुछ नहीं लिखा डिफॉल्ट में कर देना, नोट डाल देना चाहता था। ये सिस्टम रहेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद अगला अमेंडमेंट देखते हैं।
अगला अमेंडमेंट है, याद करिए, अगर कोई रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट देगा, चाहे वो गिफ्ट इंडिया में दे या इंडिया के बाहर दे, कैश गिफ्ट, तो हमने कहा था नॉन रेजिडेंट को जो मिलेगा उसकी इनकम अक्रूइंग इन इंडिया, ये तो पुराना प्रोविजन है। अब इसके अंदर एनओआर को और ऐड कर दिया। कोई रेजिडेंट में तो दोनों आते हैं, देने वाला कोई भी हो, आर एनओआर, लेने वाले का कह रहा हूं मैं, पहले खाली एनआर था, एनओआर को भी ऐड कर दिया। चाहे एनआर हो चाहे एनओआर हो, अगर किसी रेजिडेंट ने उसको गिफ्ट दिया, कहीं भी दिया हो, ये उसकी इनकम अक्रूइंग अराइजिंग इंडिया में। जैसे मान लो मैं रेजिडेंट है, मेरा एक फ्रेंड रहता दुबई में, हुआ एनओआर, मैंने ऑनलाइन गिफ्ट भेजा, अब वो कहेगा जी मैं तो टैक्स नहीं देता इंडिया में, मैंने तो दुबई में रिसीव किया है, इनकम इज अक्रूइंग अब्रॉड, गवर्नमेंट से नहीं, आपको गिफ्ट किसने दिया, रेजिडेंट ने, तो आपका ये गिफ्ट अक्रूइंग अराइजिंग इंडिया माना जाएगा। और अगर एनआर है तो भी ऐसा रहेगा। अब इसको एक बार रीड कर लो, ये पार्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस, ये लिखा हुआ है, अगर सम ऑफ मनी किसी रेजिडेंट ने दी है, चाहे एनआर को चाहे एनओआर को, अक्रूइंग अराइजिंग इंडिया, रीड करके देख लीजिएगा। अब देखिए एक नया डिडक्शन हो रहा है, 80CCH, एक नया डिडक्शन और इंट्रोड्यूस हुआ है 80CCH। ये रिलेट करता है अग्निपथ स्कीम से। अग्निपथ स्कीम, देखो कुछ साल पहले ये स्कीम लॉन्च हुई थी कि जो यंग पर्सन्स आर्मी में जाना चाहते हैं, मिलिट्री में, पहले क्या था भी वो मिलिट्री का जॉब ले लिया और नॉर्मल एज में जाकर रिटायर हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट से नहीं, हम आपको भर्ती करेंगे 5 साल 7 साल 10 साल जो भी स्कीम है, उसके बाद यू आर रिटायर्ड, फिर आप कहीं और काम कर लो। और इस स्कीम का नाम है अग्निपथ स्कीम। और जो लोग सिलेक्ट होंगे वो कहलाएंगे अग्निवीर, जिसमें सिलेक्ट होंगे। तो अब जो हमारी बात है वो ये है, जैसे मान लो मिस्टर एक्स सिलेक्ट हुआ अग्निवीर, इसकी सैलरी सपोज 40,000 रुपया, तो जैसे हम प्रोविडेंट फंड में करते थे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा 12%, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा 12%, इस तरह से इस स्कीम के अंदर भी सर्टेन परसेंटेज कंट्रीब्यूट किया जाएगा गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से। मान लो एम्प्लॉय का 12-12 है, एम्प्लॉयर का भी 12 है, तो एम्प्लॉय तो भाई अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करता है, अगर आपको ध्यान हो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड सैलरी टैक्स कर देंगे पूरी, और एम्प्लॉयर का 12% हम छोड़ देते थे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। लेकिन यहां पे ये 12 भी ऐड कर लेना, जैसे नोटिफाइड पेंशन स्कीम में था, गवर्नमेंट वाला भी ऐड होगा नोटिफाइड पेंशन स्कीम में। और बाद में हम जाकर 80CCD में एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी दोनों का रिडक्शन दे देते थे, और इसमें कुछ लिमिट थी, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे इसमें है 80CCD की बजाय ये सेक्शन क्या बन जाएगा, 80CCH। 1 में एम्प्लॉय आएगा और 2 में एम्प्लॉयर आएगा, जितना भी इनका कंट्रीब्यूशन है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, सारे का रिडक्शन मिल जाएगा। ये 80CCH है। जैसे न्यू पेंशन सिस्टम है, मिलता जुलता लगा लो आप, इसमें जो कंट्रीब्यूट किया जाएगा उसमें एनपीएस में कंट्रीब्यूट होता था, इसमें किसमें होगा, अग्निपथ स्कीम में। एक्ट कह रहा है जो भी कंट्रीब्यूट होगा, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूट होगा। एम्प्लॉय तो सैलरी से देगा,
सैलरी पूरी टैक्स कर दो, ठीक है, जैसे हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में या एनपीएस में करते थे। एम्प्लॉयर वाला एक बार इनकम में ऐड करना है, जैसे एनपीएस में था, बाद में दोनों का डिडक्शन था, दोनों का डिडक्शन इसमें भी है, पूरा पूरा डिडक्शन है। ये नई स्कीम है, एक बार आप पूरा रीड कर लो। देखिए ये है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, सेक्शन 80 CCH न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, अग्निपथ स्कीम। 1 में एम्प्लॉई है, वेयर एन एसएससी बीइंग इंडिविजुअल एनरोल्ड अग्निपथ स्कीम, और अब ये सब्सक्राइब करेगा, जैसे प्रोविडेंट फंड था, जैसे एनपीएस था, नाम के रखा है अग्निवीर कॉर्पस फंड। कब से बना है? 1 नवंबर 22 से। जितना भी वो कंट्रीब्यूट करेगा सारे का डिडक्शन मिल जाएगा 80 CCH1 में। 2 कह रहा है अगर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जितना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी उस सारे का भी डिडक्शन मिल जाएगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है पूरे अमाउंट का। और अग्निपथ स्कीम क्या है? वो ये लिखा हुआ अग्निपथ स्कीम, स्कीम फॉर एनरोलमेंट इन इंडियन आर्म फोर्सेस इंट्रोड्यूस वगैरह वगैरह। इसमें कुछ समय के लिए बस रखते हैं, बाद में उसको रिटायर कर देते हैं। इसको लेके इसका एक क्रिटिसिज्म भी था भी बाद में बंदा कहाँ जाएगा। अग्निवीर कॉस्ट फंड, ये जो फंड गवर्नमेंट बनाएगी। तो एक बार आप इसको सारे को दोबारा से रीड करके देखो, यहां से एक रीडिंग ले लो, अच्छे से सेट कर लो, याद कर लो, नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा। नया सेक्शन है 80 CCH, 80 CCH। स्कीम का नाम अग्निपथ स्कीम। मिलिट्री में जाना है, अग्निपथ है, आग पे चलना है, मिलिट्री में जाना है, अग्निपथ है वो। सेक्रीफाइस मांगता है कंट्री, अग्निपथ। उस स्कीम में जो जाएगा वो कौन है? अग्निवीर, वो अग्निवीर कहलाएगा। ठीक है, अब सैलरी वैली जो भी मिलेगी वो तो जो सिस्टम है उसे एम्प्लॉय तुम तो कंट्रीब्यूट सैलरी से, तुम्हारी सारी सैलरी टैक्सेबल, बट डोंट वरी, बाद में 80 CCH में प्रोडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट करेगा एक बार सैलरी में, डोंट वरी, बाद में प्रोडक्शन मिलेगा। कितना, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक बात मैं और बता दूं, वो ये है भाई, जो अभी 115 BAC है, जिसका क्या नाम है? डिफॉल्ट रिजिम, डिफॉल्ट रिजिम, और एक पुराने वाला ऑप्शनल। इसमें तो वो सारी रिडक्शन जो पहले की थी, 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, DD, DDB। इसमें ध्यान रखना सिर्फ 3 है, 80 CCD2, 80 CCH2, 80 JJAA। यानी एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रिडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉय का खत्म। 80 CCH में एम्प्लॉयर का मिलेगा, एम्प्लॉय का खत्म, और एक 80 JJAA मिलेगा, बस। डिफॉल्ट में सिर्फ 3 रिडक्शन है गई, ऑप्शनल में सारी है। ये अभी आगे भी लिखा हुआ है, मैं एडवांस में बता रहा हूं आपको, एक बार आप देख लो इसको। अब देखिए नेक्स्ट, ये भी मैं रिपीट कर रहा हूं, डिफॉल्ट रिजीम में डिडक्शन सिर्फ 3 ही रह गए हैं, गाय सब गायब। कौन से 3? एक तो 80 CCD2 कि अगर ये एनपीएस का केस है, जहां पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों का डिडक्शन मिलता था, तब एम्प्लॉय का नहीं मिलेगा, ओनली एम्प्लॉयर का मिलेगा। और जो अग्निपथ स्कीम है, इसमें भी ओनली एम्प्लॉयर का मिलेगा, एम्प्लॉय का नहीं मिलेगा। और एक सेक्शन 80 JJAA रह गया। अब इसमें और क्या चेंज आया है देखिए, और चेंज ये आया है जो सेक्शन 80G है।
अगर मैं ऑप्शनल रिजीम की बात करूं, ऑप्शनल, तो उसमें तो ईटीजी है, उसमें से 3 डोनेशन का रिडक्शन ही मिलेगा। एक जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन। यानी मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू को भी हटा दिया, इंदिरा गांधी को भी हटा दिया, राजीव गांधी को भी हटा दिया। इनको डोनेशन देने पर कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा ऑप्शनल में। डिफॉल्ट में तो ये है ही नहीं, डिफॉल्ट से तो रिडक्शन ही गायब कर दी और ऑप्शनल में ये पार्ट रह गया। एटीजी सारा है, 3 डोनेशन का रिडक्शन ही मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड राजीव गांधी फाउंडेशन। जरा देख लीजिएगा, ये 3 है। उसके बाद आता है सेक्शन 10AA। 10AA में आपको ध्यान हो, हमने कहा था जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 10AA, जिसमें इनकम एग्जम्प्ट होती है। पहले 5 साल 100, फिर अगले 5 साल 50, फिर अगले साल 50। उसमें फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लाना है। अगर आपको ध्यान हो तो क्लास में हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली सेक्शन में लिखा नहीं हुआ कब तक लेके आना है, आपको याद आ जाएगा। हमने कहा था देयर इज अ कंफ्यूजन, तो अब वो इसको क्लैरिफाई कर दिया। प्रीवियस ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लाना है, तब रिडक्शन मिलेगा। या फिर आरबीआई ने आपको परमिशन दिया तो देखो क्या लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज शुड बी ब्रॉट इन इंडिया विद इन 6 मंथ। 6 मंथ कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और विद इन द टाइम परमिटेड बाय आरबीआई। यहां तक इंडिया में लाना, वरना रिडक्शन नहीं मिलेगा। एक बार प्लीज रीड करके देख लीजिएगा। देखिए, जो नवंबर 23 के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वॉल्यूम 2 ये वाला किया था, वॉल्यूम 2 48th एडिशन। 48th जो मैं अमेंडमेंट बता रहा हूं, इस 48th एडिशन के ऊपर बता रहा हूं। नवंबर 23 वाले बच्चे जिन्होंने इनमें करवा रहा हूं, तो जब ये आप अमेंडमेंट कर लोगे, नोट कर लोगे, उसके बाद अगला एडिशन ऑलरेडी साइट पर अपलोडेड है। ये रहा, ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 भी अपलोडेड है। वॉल्यूम 2 के अंदर मिलेगा वो वाला पार्ट टीडीएस टीसीएस का, और जो उससे पहले वाला पार्ट है वॉल्यूम 1 में। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 यानी 49th एडिशन। अमेंडमेंट करने के बाद वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऑलरेडी अपलोडेड है साइट पे, वहां से डाउनलोड कर लेना, फ्री डाउनलोड अलाउड है सबको। फिर इससे स्टडी कर लेना ये अमेंडमेंट करने के बाद। ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 भी अपलोडेड है, ठीक है। अब देखिए अगला अमेंडमेंट। अगला अमेंडमेंट है टीडीएस का। टीडीएस में एक नया सेक्शन आ गया है, और वो नया सेक्शन आया है 194BA। ये आया है इन कनेक्शन विद ऑनलाइन गेमिंग। वैसे तो ये गैमलिंग में ही कवर हो जाता है। गैमलिंग के सेक्शन थे 194B 194BB, बट गवर्नमेंट ने टीडीएस में इसको अलग कर दिया। टैक्स रेट इसका भी 30% है, इनका भी 30 है टैक्स रेट, और टीडीएस रेट भी 30 है। ऐसे इसका भी टैक्स रेट 30 है, टीडीएस रेट 30 है। सेक्शन अलग कर दिया, जो इसमें थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। वो डिफरेंट ये है, 194B और BB में क्या था, जब हम पेमेंट करेंगे तो टीडीएस करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मैंने अकाउंट खोला ऑनलाइन गेमिंग का, कुछ पैसा अपना डिपॉजिट कर दिया, कुछ पैसा मैंने विन किया, विन करके मेरे अकाउंट में आ गया। तो गवर्नमेंट से जब अकाउंट में आएगा पैसा तब टीडीएस नहीं होगा।
साल के एंड में आखिरी दिन इकट्ठा टीडीएस हो जाएगा। जितनी भी टोटल बिलिंग्स हैं, टोटल बिलिंग्स पर लास्ट टीडीएस होगा। इसलिए इसको 194 बी और डबल बी से अलग करना पड़ा। बी और डबल बी में क्या, जब पेमेंट करेंगे, इसमें ऐसा नहीं है। जब साल खत्म हो जाएगा आखिरी दिन चेक करेंगे कितनी बिलिंग्स है। लेकिन अगर साल के बीच में किसी दिन वो पैसा निकालेगा, अगर निकालेगा तो उसके ऊपर टीडीएस हो जाएगा, नहीं निकालेगा तो आखिरी दिन हो जाएगा। रेट 30 है, एक्चुअल रेट भी 30 है। दोबारा देख लीजिएगा। ऑनलाइन गेमिंग का नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 194 BA, गैमलिंग की तरह है। तो फिर तो इसको 194 B में डाल देते, रेट भी सेम है, कुछ चेंज है। 194 B में तो क्या है भाई, जब पेमेंट करोगे, यहां पर जब पेमेंट का सिस्टम नहीं है। साल के आखिरी दिन टीडीएस होगा, लेकिन बीच में निकालोगे तो हो जाएगा। प्लस वो 10,000 वाली लिमिट इसमें नहीं है। 194 बी और डबल बी में 10,000 का हिसाब था, 10,000 से ज्यादा इसमें नहीं है। एक 194 बी और डबल बी में भी चेंज है। उसमें जो 10,000 लिखा था उसमें लिखा है, पहले क्या था, कंफ्यूजन था। मान लो मैंने 2 लॉटरी जीती 8,000 की, एक ही बंदे से, वो कहेगा जी ना ये 10 से ज्यादा ना ये 10 से ज्यादा, मैं नहीं करता टीडीएस। अब गवर्नमेंट ने कर दिया पूरे साल का चेक करना है, पूरे साल का टोटल। अब 8 + 8 16 हो गया, टीडीएस करना है। 194 बी और डबल बी में भी है, ये एग्रीगेट कर दिया टोटल साल का। ये है 194 BA। और अब मैं आपको रीड करवा देता हूं, आप यहां से रीड कर लीजिएगा। ये है 194 BA। एवरी पर्सन रेस्पॉन्सिबल being paid any income from online games, 194 BA न्यू सेक्शन। टीडीएस रहेगा 30%। टैक्स कब करना है, साल के एंड में, इकट्ठा एक बार में। लेकिन अगर वो बीच में विड्रॉ करता है तो जब भी वो विड्रॉ करेगा टैक्स डिडक्ट कर लेंगे हर बार उसके विड्रॉल पर। और जो बच जाएगा वो एंड में ऑल्सो टैक्स डिडक्टेड एट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ नेट विनिंग। तो रिमेनिंग अमाउंट का भी कट जाएगा और जो विड्रॉल किया उसका भी कट जाएगा। तो एक बार आप और रीड कर लो, ठीक है। टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। और ये जो सेक्शन है ये बता रहा है इसका एक्चुअल रेट क्या रहेगा। 115 BBJ ये सेक्शन भी आया है, ये इसका एक्चुअल रेट बता रहा है। जैसे ध्यान करो, लॉटरी वाला 115 BB वो एक्चुअल रेट बता रहा है, और 194 B और डबल बी वो टीडीएस का रेट बता रहे हैं। 115 डबल बी था एक्चुअल रेट का, इसका एक्चुअल रेट का 115 BBJ। देखिए रीड करके। हाँ प्लीज फिर देख लीजिएगा एक बार। न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 194 BA। 194 BA ऑलरेडी था 194 B एंड डबल बी गैमलिंग का है। तो ये भी गैमलिंग, ऑनलाइन गेमिंग। अलग इसलिए करना पड़ा, थोड़े प्रोविजन डिफरेंट है। एक तो इनमें 10,000 की कहानी है, इसमें कोई 10,000 की कहानी नहीं, सारे पे टीडीएस होना है। दूसरा साल के एंड में होना है, बीच में विड्रॉ करेगा उस अमाउंट पे तभी, बाकी पर साल के एंड में। और काइंड वाला सिस्टम वही है जैसे 194 BBB में था। अगर काइंड में है तो पहले आप टैक्स कलेक्ट करो, उसके बाद रिलीज करो, ऐसे इसमें पहले टैक्स कलेक्ट करो। वो सारे प्रोविजन सेम ही है। जैसे गैमलिंग में सेक्शन 115 BB था, उसमें था इसका रेट 30% है, ऐसे इसका सेक्शन 115 BBJ है, उसमें लिखा 30% है। अब देखिए अगला पार्ट। अगला पार्ट जो भी मैं आपको बता रहा था 194 B में और डबल बी में सेम आया है कि जो 10,000 है वो साल का टोटल देखा जाएगा। अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट बीइंग पेबल ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर टू ए पर्टिकुलर पर्सन। एक पर्टिकुलर ईयर में पर्टिकुलर पर्सन का 10,000 देखा जाएगा।
पहले पर्टिकुलर ईयर पर्टिकुलर पर्सन नहीं था तो कंफ्यूजन थी। जैसे मैंने एबीसी लिमिटेड ने 2 लॉटरी मुझे दी 8,000 की, वो कहेंगे टीडीएस नहीं करेंगे जी, 10,000 से ज्यादा कहां कर रही है। अब ये क्लियर कर दिया कि साल का टोटल देखा जाएगा। तो ये पार्ट भी प्लीज एक बार आप वो रीड करो जरा, टोटल करके 10,000 देखना है। देखिए अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है सेक्शन 194D। टीडीएस इन केस ऑफ इंश्योरेंस कमीशन 5%। लेकिन बाई चांस एजेंट कोई कंपनी है, कंपनी भी एजेंट बन गई और कंपनी को कमीशन दे रहे हैं, तो उसे टीडीएस का रेट बदल के 10 कर दिया है। 5% की बजाय 10% अगर किसी कंपनी को दे रहे हैं। इसके अलावा 4 सेक्शन टीडीएस के आईसीआई ने डिलीट कर दिए। 194E डिलीटेड, 194EE डिलीटेड, 194IC डिलीटेड, 194O डिलीटेड। तो डिलीट करने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप डिलीट कर दोगे। ये 4 सेक्शन डिलीट कर देना। अब इसके बाद था टीसीएस। अगर फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के बाहर जाएगा तो टीसीएस करना है। तो जो पहले वाली टेबल थी टीसीएस की, उसमें माइनर छोटा मोटा चेंज कहीं किया है, छोटा मोटा चेंज कर दिया टीसीएस में, वो मैं डॉक्यूमेंट से दिखाता हूं आपको। देखो ये तो 194D का जो मैंने बताया आपको 5% है, लेकिन कंपनी का कर दिया है 10%। ये सेक्शन वो जो 4 महीने का डिलीट कर दिए। अब ये देखो टीसीएस का टीसीएस कैसे होगा। गवर्नमेंट से 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं होगा। 7 लाख तक का इंडिया के बाहर जा रहा कोई बात नहीं। अगर 7 लाख से ज्यादा है तो 7 के ऊपर वाले पे 20% की रेट पे टीसीएस होगा। लेकिन अगर ये एजुकेशन या मेडिकल पर्पज का पेमेंट है इंडिया के बाहर, तो 7 लाख के ऊपर 5% का रेट लगेगा। और अगर आप किसी एजुकेशनल लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं तो 7 लाख के ऊपर 0.5% लगेगा। तो ये तो रेट आपको याद करने हैं। नॉर्मल सिस्टम 7 के ऊपर 20%, मेडिकल पर्पज या एजुकेशनल पर्पज का पेमेंट है, मान लो कोई यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह पे कर रहे हैं, ट्रीटमेंट का पेमेंट कर रहे हैं, तो 7 के ऊपर 5%। और अगर लोन लिया था एजुकेशनल लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं तो 0.5%। इसके अलावा अगर इंडिया के बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया है फिर 7 लाख पे भी होगा। TCS shall be applied in case of overseas tour program. For this purpose, seller who is selling overseas tour program shall collect tax at source 5%, but up to 7 lakh, और 7 लाख के ऊपर लगेगा 20%। 7 लाख तक 5, उसके ऊपर 20। फिर दोबारा देख लीजिएगा। इन जनरल 7 लाख तक नहीं, 7 के ऊपर 20%। मान लो मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं, जितना पेमेंट कर रहा हूं 7 लाख के ऊपर 20%, लेकिन मुझे कॉलेज की फीस देनी है यूएसए में, तो 7 के ऊपर 5। ट्रीटमेंट करवाया था, पेमेंट करनी है 7 के ऊपर 5। लोन लिया था एजुकेशन का, उसका रिपेमेंट है 7 के ऊपर 0.5। टूर प्रोग्राम चल रहा है, घूमने फिरने का प्रोग्राम बन रहा है, तो 7 लाख पे भी लगेगा। पहले 7 पे 5, इसके ऊपर 20। फिर ये है सेक्शन 206CC एंड CCA। टीसीएस के 2 सेक्शन 206CC
CCA। इसमें था अगर कोई पैन नहीं बताएगा तो TCS का रेट ज्यादा लगेगा। TCS के सेक्शन है, रेट ज्यादा लगेगा, लेकिन अब अमेंडमेंट आया ज्यादा कितना, ज्यादा से ज्यादा 20। उसमें ज्यादा कैसे निकालेंगे, दिया हुआ है जो आपने किया हुआ है। बाई चांस वो 20 से ज्यादा है तो 20 से ज्यादा नहीं लगेगा। सेम अमेंडमेंट इसमें है। अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, नॉन फाइलर है, उसका भी हाईएस्ट कितना लगेगा, 20। देखो एक बार रीड कर। देखिए इस पार्ट को रीड भी कर लेते हैं। ये है अंडर 2066, 206CC एंड 206 CCA हाईएस्ट रेट शैल बी 20। रेट कैसे कैलकुलेट, वही सिस्टम है, एक अपर लिमिट लगा दी, इससे ज्यादा नहीं। अब चेक करते हैं कैपिटल गेन को। कैपिटल गेन में एक सेक्शन था 45(5A, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। ध्यान करिए, किसी की लैंड है, किसी बिल्डर ने कहा मैं इस पे कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, कुछ प्रॉपर्टी तुम ले लेना, कुछ मैं ले लूंगा, कुछ पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा, वगैरह वगैरह। अगर आपको ध्यान आ रहा है, इसका हमने एक एग्जाम का क्वेश्चन भी क्लास में किया था। अब ये सिलेबस से डिलीट हो गया है। इनकम टैक्स एक्ट में तो है, मतलब ICAI ने CA इंटर के सिलेबस से इसे हटा दिया। CA इंटर के सिलेबस में ये नहीं है, यानी अब आप क्रॉस कर देना, आपको ये नहीं करना है। कैपिटल गेन की चैप्टर में है 45(5A। दूसरा जो इंडेक्स नंबर है इस साल का, प्रीवियस ईयर 23-24 का इंडेक्स नंबर तो खैर क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, वो 348 है 23-24 का, और वो तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, याद करने की जरूरत नहीं हो, तो मैं वैसे बता रहा हूं आपको। एक ध्यान करिए, सेक्शन 54, जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन उसमें लिमिट लगा दी, अब 10 करोड़ से ज्यादा नहीं। पर्टिकुलर ईयर में पर्टिकुलर पर्सन को 54 में 10 करोड़ से ज्यादा का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इसी तरह से 54F में जो इन्वेस्टमेंट काउंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़। जैसे मालूम हमने फॉर्मूला यूज कर दिया ना, कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टमेंट। ये जो फिगर है ये 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। एग्जम्पशन नहीं कह रहे हम, एग्जम्पशन तो जो भी आएगी आएगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ लेंगे, 10 से कम उतना लेंगे, बाकी इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो भी एग्जम्पशन आएगा आएगा। एक जो सेक्शन 55(1) था और एक 55(2), कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। इसमें जो इंटेंजिबल एसेट थे, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, लूम आवर, फ्रेंचाइजी वगैरह वगैरह, वो लिस्ट थी कौन सी, अब उसमें सारे इंक्लूड कर दिए, ऑल। यानी जितने पहले इंटेंजिबल एसेट लिखे थे उसके आगे क्या लिख दिया, और एनी अदर इंटेंजिबल एसेट। पहले अगर आपको ध्यान में कहते थे ये इंटेंजिबल एसेट की बात हो रही है और किसी की नहीं, अब क्या कर दिया, उन सबके साथ लिख दिया एनी अदर इंटेंजिबल एसेट। कोई और भी है तो एक ही बात है, बस ये है कैपिटल गेन के पार्ट। आप एक बार रीड करो, ये कैपिटल गेन के पार्ट है। अच्छा हाँ, एक बीच में रह गया, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। कुछ डिबेंचर मार्केट में ऐसे आ रही है, वो कह रहे हैं जी रिटर्न फिक्स नहीं है, जो मार्केट का ट्रेंड होगा। अगर मार्केट में अर्निंग ज्यादा आएगी ज्यादा दे देंगे, कम आए कम देंगे। तो जैसे ये इंडेक्स होता है, सेंसेक्स जो होता है, उस तरह से कुछ एक कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे, उनके शेयर की एवरेज निकालेंगे। वो एवरेज बढ़ जाएगी तो अकॉर्डिंगली रिटर्न ज्यादा मिलेगा, एवरेज ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो कम मिलेगा, उससे लिंक करेंगे। मार्केट में अप्रिसिएशन ज्यादा तो आपको भी ज्यादा मिलेगा, कम में तो कम मिलेगा, मार्केट से लिंक कर दिया। तो ऐसे डिवेंचर अगर आपके पास है और आपने बेचा है, कितने भी टाइम के पास बेच लेना, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म ही रहेगा। उसे इन डिवेंचर के केस में क्योंकि मार्केट से कनेक्टेड है तो हमें लगता है ये अप्रोप्रिएट है कि लॉन्ग टर्म का सिस्टम नहीं है, शॉर्ट टर्म रहेंगे बस।
और इसके अलावा अच्छा, ये जब म्यूचुअल फंड मान लो बीच में ना बेचे, बाद में रिडम्पशन हो जाए, तो रिडम्पशन होके जो पैसा आएगा वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, इंटरेस्ट नहीं कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। बस एक बार आप रीड कर लो कैपिटल गेन के पार्ट सारे। हाइब्रिड द्वारा देखिएगा कैपिटल गेन में क्या क्या चेंज है। एक तो सेक्शन 45(5)(a) स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, वो बिल्डर वाला वो हटा दिया है। इनकम टैक्स एक्ट में तो है, आईसीआई ने सिलेबस से हटाया है। दूसरा, जो इंडेक्स है वो 348 है, वो तो क्वेश्चन में दिया होता है। 54 में आप 10 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लेंगे, इन अदर वर्ड्स 10 करोड़ से ज्यादा का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। 54 में इन्वेस्टमेंट ज्यादा 10 करोड़ है, एग्जम्पशन तो और भी कम आएगा। एग्जम्पशन जो भी आएगा, इस फॉर्मूले को यूज करते थे 54 एफ में, कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन मल्टीप्लाइड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की फिगर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं। अब जो भी एग्जम्पशन आएगा आ जाएगा। 55(1) और 55(2) में जो इंटेंजिबल एसेट की लिस्ट थी उसके आगे लिख दिया और एनी अदर इंटेंजिबल एसेट, यानी सारे इंटेंजिबल एसेट आगे आने भी चाहिए थे, सारे आने चाहिए थे। तो ये हमारे चेंजेज हुए कैपिटल गेन के। अब आइए बिजनेस प्रोफेशन में। जो सेक्शन 43B था, जिसमें था एक्सपेंडिचर एक्चुअल पेमेंट बेस पे मिलता है, ड्यू बेस पे नहीं मिलता, उसमें एक पार्ट और एच ऐड कर दिया। 43BH के नाम से एक पार्ट और ऐड आ गया। इसमें यह है जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है, माइक्रो एंड स्मॉल। देखो एक एक्ट है एमएसएमई एक्ट 2002 का। एमएसएमई मतलब मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज। बहुत छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी एंटरप्राइज। यानी गवर्नमेंट छोटी छोटी एंटरप्राइज को प्रमोट कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं। ये एक्ट इसलिए बनाया था। बहुत छोटी है, उस छोटी से थोड़ी सी बड़ी है, मीडियम या थोड़ी और बड़ी है, लेकिन लार्ज नहीं है, बहुत बड़ा साइज नहीं है। तो इनको गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है। तो मैंने सामान खरीदा एक माइक्रो से या स्मॉल से, तो इनका एक्ट जो उसमें लिखा हुआ है ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, उधार ज्यादा नहीं कर सकते। और मैंने सामान खरीद लिया, एग्रीमेंट किया ही नहीं, तो 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। टर्म्स साइलेंट, लिखा ही नहीं कब पेमेंट करनी है। तो अंडरस्टूड है, ये एक्ट कह रहा है 15 दिन में करनी पड़ेगी। और अगर लिखा है तो वही टाइम, लेकिन वो 45 डेज से ज्यादा नहीं होगा। जैसे मैंने सामान खरीदा 1 मार्च 24 को, 45 दिन के अंदर अंदर एग्रीमेंट है, तो मैंने लेट सी 4 अप्रैल को पेमेंट का एग्रीमेंट कर लिया विद इन 45 डेज, तो ठीक हो गया। अब पेमेंट मैंने 2 अप्रैल को किया, लेकिन 2 अप्रैल 24 तो भाई अगले साल में आ रहा है, ये तो प्रीवियस ईयर 24-25 में आ रहा है, गुड से नो प्रॉब्लम। जो टाइम एमएसएमई एक्ट में दिया हुआ है उसके हिसाब से आपका एग्रीमेंट है, तो जो डेट आ रही है वहां तक आप पेमेंट कर दोगे तो आपको एक्सपेंडिचर उसी प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा जिस प्रीवियस का ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ये 23-24 का है, दोबारा देख लो। एक माइक्रो या स्मॉल दोनों पे लगेगा। 1 मार्च 24 को एग्रीमेंट हुआ, प्रीवियस ईयर 23-24 में। पेमेंट की डेट फिक्स हुई है 4 अप्रैल 24, जो कि अगला साल है 24-25। तो मैं 4 अप्रैल को पेमेंट करूं तो देखने में लग रहा है एक्सपेंडिचर मुझे अगले साल के पेमेंट में मिलेगा। उनसे नहीं, इसी साल में अलाउ कर देंगे हम आपको, अगर आपका जो एग्रीमेंट था वहां तक पेमेंट कर दोगे। लेकिन अगर आप 6 अप्रैल को मान लो करो, 5 अप्रैल को करो, इसके बाद करो, तो इस साल में नहीं मिलेगा, ये अगले साल 24-25 में मिलेगा। तो जो पेमेंट जो आपका सेटलमेंट की डेट है वहां तक हो जाएगा, तो चाहे वो डेट अगले साल में क्यों ना आ रही हो, इसी साल में मिल जाएगा। तो मैं एक बार आपको रीड भी करवाए, तो देखिए ये पार्ट है। वन मोर एक्सपेंडिचर हैज बीन एडेड इन 43B, एनी सम पेबल बाय सेसी टू ए माइक्रो और स्मॉल, 2 का प्रोटेक्शन दिया है।
बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड सेक्शन 15 ऑफ स्मॉल दिस एक्ट। अगर आप जो डेट आपका एग्रीमेंट है इस एक्ट में उसके बाद करोगे फिर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आपको, फिर तो जिस साल में पेमेंट किया उसी में मिलेगा। अगर आपने जो डेट फिक्स किया है वहां तक कर दिया, चाहे अगला साल ही क्यों ना, इसमें मिल जाएगा। जैसे मिस्टर परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 एंड कंपनी माइक्रो एंटरप्राइज 1 मार्च 24। अब उनका जो सेटलमेंट हुआ है वो हुआ है 5 अप्रैल का, तो मैं 5 अप्रैल को पेमेंट करूं तो 5 अप्रैल तो अगले साल में आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, 23-24 में मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने 2 तारीख को पेमेंट की तो बात खत्म हो गई, लेकिन अगर मैं 20 तारीख को पेमेंट करूंगा जो 5 तारीख के बाद है, तो 23-24 में नहीं मिलेगा, 24-25 में मिलेगा। तो ये प्लीज एक बार क्या 2 बार आप इसको रीड कर लो। देखिए प्लीज वंस अगेन, माइक्रो और स्मॉल, मैंने सामान खरीदा 1/1/24 को और मुझे पेमेंट करना है उनको 3 Feb 24 को। मैं पेमेंट कर रहा हूं 28 फरवरी 24 को, जो हमारी डेट सेटल्ड है उसके बाद, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पेमेंट मैंने 23-24 में कर दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब है, मान लो मैंने सामान खरीदा 15 मार्च 24 को, पेमेंट की डेट सेटल हुई है लेट्स सी 20 अप्रैल 24, और 20 अप्रैल को मैंने पेमेंट किया। अब ये कौन सा ईयर आ रहा है, 24-25, फिर भी एक्सपेंडिचर 23-24 में अलाउड है। लेकिन अगर मैं 21 अप्रैल को पेमेंट करूंगा तो 23-24 में नहीं, 24-25 में अलाउड होगा। ये एक अमेंडमेंट था। उसके बाद फिर एक और अमेंडमेंट आया है सेक्शन 44AD में। देखिए सेक्शन 44AD में जो प्रिजम्पटिव इनकम है, 44AD लगता है 2 करोड़ तक। सपोज मेरा बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, मेरी टर्नओवर 2 करोड़ तक है, मैं 44AD में आ जाऊंगा, 8% मेरी इनकम प्रिज्यूम कर ली जाएगी। इस लिमिट को बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया है, 300 लाख। लेकिन इसमें कंडीशन लगा दी है कि जितना पेमेंट आप रिसीव करेंगे कैश में 5% से ज्यादा नहीं ले सकते आप, हाईएस्ट पॉसिबल। जैसे मान लीजिएगा मेरी टर्नओवर 250 लाख, इसका 5% बना 12.5 लाख, तो मेरा कैश इतना है या कम है तो मेरे ऊपर 44AD लग जाएगा। और अगर मेरा कैश 12.5 लाख से ज्यादा, मान लो 13 लाख है, तो 44AD नहीं लगेगा, 200 लाख क्रॉस कर गया, लिमिट से बाहर। एक बार मैं आपको रीड करवाता हूं, देखिए ये तो पहले वाला था, अब ये वाला, अंडर सेक्शन 44AD लिमिट ऑफ 2 करोड़ shall be taken 3 crore provided amount received in cash does not exceed 5% of total turnover। जितनी टोटल टर्नओवर है 5% तक कैश लेंगे तो आपको लिमिट 3 लाख करोड़ तक मान ली जाएगी। फॉर दिस पर्पज पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक ड्राफ्ट इज नॉट अकाउंट पे को माना जाएगा कैश। अकाउंट पे तो ठीक है, अगर मान लो बेरर चेक है या क्रॉस चेक है या ऑर्डर चेक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसको कैश में ही माना जाता है, अकाउंट पे को माना जाता है। इसी तरह से सेक्शन 44AD था, उसमें लिमिट 50 की है, उस 50 को 75 कर दिया सेम कंडीशन के साथ। मान लीजिएगा अमाउंट रिसीव हुआ है 70 लाख, उसका 5%, अगर इतना अमाउंट, इतने अमाउंट तक कैश में रिसीव हुआ है, फिर तो लिमिट 75 लाख हो जाएगी। 5% से ज्यादा कैश में हुआ है तो पुरानी लिमिट रह जाएगी 50 लाख। रीड करके देखिए आप एक बार। अब देखिए अगला अमेंडमेंट, अगला अमेंडमेंट सेक्शन 35D का।
ये इस अमेंडमेंट वाले डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ तो मैं यहां लिख देता हूं। इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन preparation of feasibility report or project report or market survey और इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसमें पहले था द एसएससी shall do the work himself or through authorized person approved by CBDT। अब याद करिए, हम कह रहे थे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये वाले चार, या तो एसएससी खुद ही क्वालिफाइड है, मान लो वो खुद ही इंजीनियर तो खुद ही कर ले, वरना किसी अप्रूव्ड पर्सन से, अथॉराइज पर्सन से करवाए। अब चेंज क्या आ गया है, ये लाइन काट दी गई है, किसी से भी करवाओ जी, हमें क्या लेना है। बदले में एक लाइन आ गई, द एसएससी शुड सबमिट डिटेल्स oblique statement of expenditure incurred by him। तो ये आ गया है कि अब आप ये काम किसी से भी करवाओ, हमें तो एक स्टेटमेंट दे दो भाई, आपने कौन कौन सा खर्चा किया है। कब तक दे दो, विद इन 1 month before the last date of filing रिटर्न ऑफ इनकम। तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, आप एक बार नोट कर लो, रीड कर लो। ये अमेंडमेंट्स के अंदर नहीं है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। हाँ प्लीज देखिए, अब नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारा नेक्स्ट है सैलरी का चैप्टर। नेक्स्ट हमारा सैलरी का चैप्टर, जो रेंट फ्री अकोमोडेशन होता था उसमें था एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी। अगर एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन दिया है और वो रेंटेड है तो इस 15 को कर दिया अब 10%। और ऐसे ही अगर ओन्ड एकोमोडेशन होती थी एम्प्लॉयर की अपनी, तो उसमें 3 कैटेगरी थी, उन 3 कैटेगरी में स्लाइड चेंज कर दिया है। तो ये आपको जस्ट याद करना पड़ेगा। ये टेबल है, देखिए पहले था 15% रेंटेड में, वो हो गया 10। पॉपुलेशन का सिस्टम अब ये आ गया, 15 लाख तक की पॉपुलेशन है 5%,
15 लाख से ज्यादा 40 लाख तक 7.5%, और 40 से ज्यादा है 10%। ये टेबल बस याद कर लेना। और पहले क्या था, 115 बीएसई में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था, अब 115 बीएसई में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दिया। यानी अब जो डिफॉल्ट रिजीम है, डिफॉल्ट वाले में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और ऑप्शनल में तो पहले था ही, यानी दोनों में है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) का 50,000 दोनों में है, कोई सा सिस्टम हो। एक लीव सैलरी की लिमिट होती थी 3 लाख की, ग्रेजुएटी की 20 लाख की थी, लीव सैलरी की 3 लाख की, 3 लाख की बजाय कर दिया 25 लाख। तो यहां तक देखो आप, ये मैंने कहा था 2 डॉक्यूमेंट है जो अपलोड किए हैं, 2 डॉक्यूमेंट है। एक तो ये जो हमने अपना बनाया, यानी ये फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट थे, ये वो है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेटेड है। ये वाला शायद आरएफए वाला नहीं है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। और फिर इंस्टीट्यूट ने बाद में कुछ रिलीज किए हैं बेस्ड ऑन नोटिफिकेशन एटसेट्रा। इंस्टीट्यूट ने ये आरएफए वाला बाद वाले नोटिफिकेशन में डाला हुआ है। तो पहले इतना देख लो, फिर मैं जो नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट का है उसमें कुछ 2-4 अमेंडमेंट है, वो फिर मैं कवर करवाता हूं। इतना एक बार आप देख लो। देखिए, ये है सेकंड डॉक्यूमेंट। ये आईसीआई ने कुछ समय पहले रिलीज किया है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट स्टार्ट होता है यहां से, सबसे पहले सैलरी। ये सबसे पहले सैलरी वाला यही है जो मैंने भी आपको रेंट पे अकोमोडेशन बताया, ये वही है। इन्होंने सारा द्वारा लिख दिया, मैंने इसमें से अमेंडमेंट बता दिया। तो जो बुक में दिया हुआ है वही ले लेना आप, और जो मैंने बस रेट दिखाई आपको वो बदल लेना, बाकी सारा सेम है। ये सारा उन्होंने द्वारा पूरा लिख दिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस जितना वो परसेंटेज बदली है खाली उसको देख लेना, बाकी सब सेम है। बिजनेस फैशन एड में ये वाला 35D मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया। 35D में बस उतना ही पार्ट बदला है जो मैंने अभी दिखाया था आपको, कि ये 4 जो एक्सपेंडिचर है, इन 4 एक्सपेंडिचर में अब सिर्फ लिस्ट सबमिट करनी है। CBDT has wide notification inserted rule 6A to describe that statement containing particulars of both specific expenditure required to be furnished 1 month prior to the due date। कि आपको स्पेसिफाइड पर्सन से अब ये करवाने की जरूरत नहीं, खुद करो, स्पेसिफाइड किसी से भी करवाओ, बस हमें एक स्टेटमेंट चाहिए, वो स्टेटमेंट आप दे देना। एक बार चेक कर लो, 35D यही है जो मैंने आपको लिखवाया, सेम थिंग। उसके बाद एक ही अमेंडमेंट है सेक्शन 10(10)D। ये लिखा इतना बड़ा है, लेकिन मैं बड़े शॉर्ट में आपको भी करवा देता हूं। ये जो इतना बड़ा है, ये सारा मैं अभी शॉर्ट में आपको 2 मिनट में करवा देता हूं। ये सारा पार्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आप रीड कर लेना। वो बहुत ज्यादा रेपिटेशन है इसके अंदर। यहां तक का पार्ट है, देखो मैं इसका मीनिंग आपको बता रहा हूं। ये सेक्शन 10(10)D है। मैंने एक पॉलिसी ली है 1/4/23 को, 10 सालों की है। 31/33 को इसका पेमेंट हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि भाई देखो, एक तो आपको ये चेक करना है भाई जो आपकी जो पॉलिसी है वो 10 सालों से कम ना हो, यानी 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं देना। वो प्रोविजन तो पहले भी था, आपको पता है। अब दूसरा प्रोविजन ये आया कि जो प्रीमियम पे करोगे ना पर्टिकुलर ईयर में, वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 4 लाख पर ईयर का प्रीमियम है, 10 साल की पॉलिसी है, इंटू 10 40 लाख। बोनस मिला मुझे मैच्योरिटी पे 5 लाख, 45 लाख। अब ये पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है, 45 लाख ये पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है सेक्शन 10(10)D में। ये हमने सेक्शन 80C में डिस्कस किया था, 10(10)D में एग्जम्प्ट है, बोनस भी एग्जम्प्ट है, ओरिजिनल भी, करेक्ट। अब जो प्रोविजन आया वो ये आया कि अगर आपने प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा दे दिया, लेट्स सी 1/4/23 को पॉलिसी मैंने ली, 6 लाख रुपया प्रीमियम है, नहीं 5 लाख से ज्यादा कितना भी हो,
और 10 साल की ये पॉलिसी है। तो मुझे मिला 60 लाख प्लस मान लो मैं बोनस लिख देता हूं 10 लाख, मुझे मिला 70 लाख। तो गुम से ये टैक्सेबल है, ये नया प्रोविजन है। आपने प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा क्यों दिया? किसी भी साल में एक भी बार 5 लाख से ज्यादा दिया तो इस केस में आपने जितना प्रीमियम दिया है वो तो हम छोड़ देंगे, प्रीमियम टैक्स नहीं होगा। उसे जितना प्रीमियम दिया वो हम छोड़ देंगे एंड बैलेंस इज टैक्सेबल। कितना? 10 लाख इज टैक्सेबल। जो प्रीमियम आपने पे किया उतना छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने हर साल सेक्शन 80C में इसका रिडक्शन भी ले लिया, आपको भी पता है LIC प्रीमियम का अगर जो है 80 में रिडक्शन मिलता है, वो रिडक्शन लिया मैंने 1.5 लाख इंटू 10, 15 लाख का, तो उसे हम ये भी टैक्स करेंगे। यानी जो आपने प्रीमियम पे किया था अब 60 लाख लेस नहीं करने देंगे, जितना रिडक्शन लिया था वो हटा दो, बैलेंस लेस करने देंगे और अब टैक्स करेंगे कितना? 25 लाख। तो मेन बात तो यही है, इसी के 10 एग्जाम्पल बना के दे रखे, बार बार रिपीट कर रखा है। और अगर मैंने लिया यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यानी म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदे थे, उन्होंने मेरा इंश्योरेंस किया है, इसका सिस्टम अलग होता है और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस सारे में लिखा होगा एक्सेप्ट यूलिप, एक्सेप्ट यूलिप, एक्सेप्ट यूलिप। दूसरी सिचुएशन ये है कि लेट्स सी कि मैंने 1423 को पॉलिसी ली और ये पॉलिसी मैंने ली है लेट्स सी 8 सालों की। 8 सालों की मीन्स 31(3) और 31 कर देता हूं 8 सालों की। और प्रीमियम मैंने पे किया है हर साल 2 लाख रुपया, 8 सालों का हुआ 16 लाख। अब जो प्रीमियम पे किया आप चेक करो, जो सम एश्योर्ड है उसका 10% बना 160, 10%। प्रीमियम मेरा 10% से ज्यादा है, तो उसे अगर 10% से ज्यादा तो टैक्स होगा। फिर प्रीमियम 2 लाख दिया 3 लाख दिया की बात नहीं है। और ये प्रोविजन ऑलरेडी आपको पता है, ये प्रोविजन ऑलरेडी है कि आपका प्रीमियम पेड सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा नहीं चाहिए। से वो प्रोविजन तो वैसे ही रहेगा। इसके अलावा ये प्रोविजन नया और आ गया कि 5 लाख से ज्यादा ना हो। अब मैं एग्जाम्पल चेंज कर दूं, मैंने 1423 को 2 पॉलिसी ली, एक का प्रीमियम 4 लाख है, एक का प्रीमियम 2 लाख है, टोटल हो गया 6 लाख। तो उनसे वही देखो ऐसा है, अब इसमें से जिसका आपको एग्जम्पशन लेना ले लो, दोनों का तो मिलेगा नहीं, तो मैं इसका एग्जम्पशन ले लूंगा 4 लाख वाले का और ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये टैक्स ऐसे होगा जितना पैसा 10 साल बाद मुझे मिला, 20 लाख तो मैंने दिया था वो मिला, 4 लाख बोनस मिला 24 लाख, तो जितना प्रीमियम दिया माइनस कर दो, बैलेंस 4 लाख टैक्सेबल है। अगर डिडक्शन लिया था वो माइनस कर दो, ये इसका मीनिंग है। इसी बात को इसमें बार बार लिखा हुआ है। अब लेट्स सी 3 पॉलिसी है मेरे पास, 1423 को 3 पॉलिसी ली है, एक 2 लाख की है, एक 3 लाख की है, एक 4 लाख की है, 10-10 सालों की। तो उसे ठीक है, इन 2 का एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा क्योंकि दोनों का मिला के 5 महीने का मिल जाएगा। यानी पॉलिसी 1 लो, 2 लो, 4 लो, कितनी मिलो, टोटल प्रीमियम पेड 5 लाख से ज्यादा ना हो। फिर आपको पता है एक 10% वाले में क्लॉज था, अगर डेथ हो जाती है फैमिली मेंबर में टैक्स नहीं करेंगे, वो पार्ट इसमें भी है। अगर डेथ हो जाएगी फैमिली मेंबर के केस में टैक्स नहीं होगा। फिर एक पार्ट था की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का, भाई की मैन तो टैक्स होनी है, वो तो 10(10)D में आती नहीं। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, हमने सेक्शन 28 में डिस्कस किया था, वो तो टैक्स होगी। बस इतना ही ये पार्ट है। इसी पार्ट को उन्होंने बहुत बार रिपीट कर डाला और बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। ICI ने नहीं दिए, वो CBDT ने दिए, और ICI ने CBDT वाला सारा कॉपी पेस्ट कर दिया, पूरा उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। तो एग्जाम्पल इतने सारे देखने की जरूरत नहीं है, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ना आपको वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसमें 2-4 सेंटेंस में आपको लिखवा भी दूं, 2-4 सेंटेंस लिखवा भी देता हूं। देखिए, इफ एनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैज बीन टेकन, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, and premium paid is exceeding ₹5 lakh in any of the years,
किसी भी साल में इंक्रीज कर जाए प्रीमियम, एक बार भी इंक्रीज कर जाए, इन एनी ऑफ द ईयर्स, कॉमा, अमाउंट रिसीव्ड on maturity shall be taxable. But premium paid shall be deducted. Provided deduction has not been claimed. Otherwise, such amount shall also be taxable. 1,423 को 6 लाख प्रीमियम है, 31,333 को मेजोरिटी है, हमें मिला 60 लाख, तो हमने दिया था वो, साथ में बोनस है 10 लाख, 70 लाख, लेस कर दो प्रीमियम पेड, जो हमने प्रीमियम पे किया, पेड 60 लाख, टैक्सेबल आएगा 10 लाख. लेट्स प्रिज्यूम डिडक्शन टेकन अंडर सेक्शन 80C वॉज रुपीज 15 लाख. हर साल 1.5 लाख का रिडक्शन दिया 80C में, तो ये भी टैक्सेबल है. 15 लाख और ऐड कर लो, टोटल टैक्सेबल 25 लाख. लेकिन पर्सन की डेथ के बाद मिले एग्जम्प्ट. इफ अमाउंट इज रिसीव्ड after death of policy holder, comma, it will be exempt. जो यूलिप है जिसमें इंश्योरेंस भी है, ये सिलेबस में नहीं है. इसमें बार बार लिखा है एक्सेप्ट यूलिप. अगर मैं बात करूं कीमैन पॉलिसी की, ये पहले भी ऐसे था, अब भी ऐसे है, ऑलवेज टैक्सेबल. अगर मैं बात करूं प्रीमियम पेड एक्सीडिंग 10%, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है सेक्शन 80C में, 10% ऑफ सम एश्योर्ड. तो प्रीमियम कितना भी हो, 5 लाख से कम हो, टैक्सेबल है. प्रीमियम पेड एक्सीडिंग 10% सम एश्योर्ड, कॉमा, अमाउंट इज टैक्सेबल. ये वही पुराना प्रोविजन है जो सेक्शन 80C में डिस्कस किया हुआ है. ये पार्ट है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, फिर डिस्कस करते हैं.
इसके अलावा इसी डॉक्यूमेंट में एक अमेंडमेंट सेक्शन 194A का है टीडीएस का। नो टीडीएस ऑन, ये गवर्नमेंट की स्कीम आई है नई, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट ऑन महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, इस पर टीडीएस नहीं करना 194A। अगला इसमें आया 194BA, वो मैंने आपको करवाई दिया टीडीएस किसका, ऑनलाइन गेमिंग का। कुछ छोटे मोटे इश्यू इसमें और लिखे हुए हैं, वो जस्ट आप देख लेना। फिर अगला टीसीएस का है, टीसीएस फॉरेन एक्सचेंज का इंडिया के बाहर, वो मैंने आपको करवाई दिया टीसीएस फॉरेन एक्सचेंज का, उसी का पार्ट है, वो द्वारा लिखा हुआ है टीसीएस का। फिर एक पार्ट आया है पैन का, वो मैं जरा डॉक्यूमेंट से दिखा दूं आपको। देखो यहां तक का पार्ट तो 1010D का है, ये पेज नंबर यहां तक 1010D का पार्ट है, ये वाला पार्ट तो 1010D का है, ठीक है जी। उसके आगे का पार्ट लेट्स सी, उसके आगे का पार्ट जो है ये वो है जो मैं कह रहा हूं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। इसके ऊपर जो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, इसके ऊपर जो है टीडीएस नहीं करना। देखो एक बार इसको, देखो इससे पहले वाला पार्ट तो सेक्शन 1010D का है सारा। 5 लाख से ज्यादा दोगे तो टैक्सेबल है, जितना प्रीमियम पे किया माइनस किया, बोनस बेसिकली टैक्सेबल है, और डिडक्शन लिया था जितना डिडक्शन लिया था वो टैक्सेबल है। अब ये टीडीएस नहीं करना, इस स्कीम में नहीं करना, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। और जो 194BA मैं बता रहा हूं आपको, बीए टीडीएस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, उसी में कुछ छोटे मोटे इशू है वो लिखे हुए हैं। जैसे हमने कहा था भी अमाउंट विड्रॉ करेंगे, तो जब भी वो अमाउंट विड्रॉ करेंगे टीडीएस करेंगे, तो ये कह रहे हैं मान लो कोई बहुत छोटा अमाउंट विड्रॉ कर ले, तो सीबीडी ने क्या क्लैरिफाई किया कि चलो फिर टीडीएस रहने दो। कब, जब नेट विनिंग कितनी हो, 100 रुपए से कम हो, 100 रुपए तक हो, 100 रुपए से को एक्सीड ना करे। तो उससे अगर आपने अकाउंट से पैसा निकाल लिया 100 रुपए तक, तो टीडीएस रहने दो। इस तरह से छोटे मोटे इशू हैं जो इसमें डिस्कस हुए हैं, वो तो आप एक रीडिंग लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। और ये रेमिटेंस वाली टेबल जो मैंने आपको करवाया है, वो रेमिटेंस वाला ये रहा। 5-7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं, उसके बाद होगा। और जो ओवरसीज प्रोग्राम है उस पे सारे पे होगा, कुछ पे कुछ, कुछ पे कुछ। ये मैंने पूरा टेबल आपको दे दिया, ये उसी का पार्ट है। उसके बाद ये इसी के छोटे छोटे क्वेश्चन क्लैरिफाई किए हुए हैं, उन्हीं बातों को लेके। एक ये पार्ट है पैन का। पैन का ये पार्ट ये कह रहा है, अगर आपको ध्यान हो, हमने कहा था अगर पैन नहीं है तो हम फॉर्म नंबर 60 दे सकते हैं। आपको याद आ गया होगा, हमने डिस्कस किया था कि मेरे पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है और कुछ ट्रांजेक्शन इसमें नंबर लिखना है, तो मैं फॉर्म 60 दे सकता हूं। उसमें चेंज आया कि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी को ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये बस चेंज करने वाला, नोट करने वाली बात है। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी फॉर्म 60 नहीं दे पाएंगे। पहले था कि जो आपको ट्रांजैक्शंस में पैन लिखना है, लिखना पड़ेगा, नहीं है तो फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन दो। अब क्या कर दिया, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म तुम फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन नहीं दे सकते, इतना लिखा है। तो इसका उल्टा मतलब क्या निकला, उल्टा मतलब ये निकला कि आपके पास तो परमानेंट अकाउंट नंबर होना ही चाहिए।
उसके बिना आपको ट्रांजेक्शन नहीं करने देंगे। अब इसके अलावा एक पार्ट ये है, वो कह रहे हैं अगर फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी और जिसकी इंडिया में और कोई इनकम नहीं है, डज नॉट हैव एनी इनकम, ये फॉरेन कंपनी चाहे तो फॉर्म 60 दे सकती है, फॉरेन कंपनी जिसकी कोई, लेकिन वो सारी ट्रांजेक्शन में नहीं, ये ट्रांजेक्शन नीचे लिखी है 2 ट्रांजेक्शन, इन 2 ट्रांजेक्शन में फॉरेन कंपनी अगर आपके पास और कोई इनकम नहीं है तो आप फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन दे सकते हो। इन जनरल कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन नहीं दे सकती, फॉरेन कंपनी दे सकती है, प्रोवाइडेड और कोई इनकम ना हो फर्दर सारी ट्रांजेक्शन में नहीं, सिर्फ ये 2 ट्रांजेक्शन में है। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट पार्ट है कि हमने कहा था कि भाई सर्टेन ट्रांजेक्शन में आपको पेन लिखना है, ये 3 ट्रांजेक्शन और है जिसमें पेन लिखना है। अगर आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक अकाउंट में 20 लाख या ज्यादा, या निकाला 20 लाख या ज्यादा, या करंट अकाउंट खोला, तो इसके अंदर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर लिखना है। लेकिन साथ में एक बात और भी है, आपको ऑथेंटिकेट भी करवाना पड़ेगा। बैंक आपको लिंक देगा, उस लिंक में आप अपना आधार नंबर डाल, लिंक आएगा, उसमें आप जैसे ही उसको आधार नंबर डालोगे ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद वो वेरीफाई हो जाएगा। यानी इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है ऑथेंटिकेशन। मान लो मैं किसी का परमानेंट अकाउंट नंबर लिख दूं, झूठा किसी का लिख के आ गया, तो उसको क्या पता मैंने झूठा लिखा कि सच्चा, तो उससे प्रॉब्लम आ रही है। कोई किसी का नंबर लिख रहा, कोई किसी का, जब उनसे पूछो कहता है जी मैंने तो ये ट्रांजेक्शन नहीं की, तो आपको ऑन द स्पॉट ऑथेंटिकेट करवाना है। ऑथेंटिकेट का प्रोसेस बहुत लेंथी होगा, तो खाली अभी 3 ट्रांजेक्शन में ऑथेंटिकेशन की बात चलाई है। अभी इन 3 में ऑथेंटिकेशन की बात आई है, सब में नहीं। तो ये पार्ट तो पहले ही आ गया था, ये पार्ट कोई अभी नहीं आया, वो तो पहले ही आ गया था। नया पार्ट ये आया है कि अगर ये केस फॉरेन कंपनी का है, फॉरेन कंपनी का, तो उस फॉरेन कंपनी के ऊपर ये क्लॉज नहीं लगेगा, क्योंकि फॉरेन कंपनी के लिए तो बड़ा मुश्किल है, फॉरेन कंपनी के लिए सब हो कैसे पाएगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी को एग्जेम्प्ट किया है। मैं थोड़ा रीड भी कर देता हूं। एज पर सेक्शन 139A रूल ये, जिस भी पर्सन को पेन अलॉट हुआ है उस पर्सन को इन ट्रांजेक्शन में पेन लिखना है और ऑथेंटिकेट भी करवाना है। लेकिन फॉरेन कंपनी के पास पेन नहीं होगा, तो फॉरेन कंपनी को इन ट्रांजेक्शन में इन रूल से एग्जम्पशन दी है। ज्यादा मतलब का नहीं है, फिर भी आप देख लेना। जहां पर ये फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी को एग्जम्प्ट किया है बिकॉज उसके पास पेन नहीं हो सकता या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको एग्जम्प्ट किया है। फिर आप एक बार रीड कर लेना, ज्यादा मतलब का नहीं है, बस ये अमेंडमेंट है इनकम टैक्स में। इसके अलावा जिसको डाउट हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट पूछ सकते हो। ऑफ कोर्स जो हमारे स्टूडेंट है, जो भी मुझसे पढ़े हुए हैं, उनको कोई भी डाउट होगा तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट भेजेंगे, मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। रिप्लाई पक्का आएगा, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट को रिप्लाई देना थोड़ा टाइम बेशक लग जाए, और रिप्लाई मेरा 100% आता है। लेकिन डाउट पूछने पहले एक बार अच्छे से पढ़ देना, मतलब ऐसी नहीं हो कि चीज बिल्कुल क्लियर है आप उसी को पूछने लग जाओ। तो आपको अच्छे से पहले स्टडी करना है भाई, डिटेल में, डेप्थ में। जब कंफर्म हो जाओ ये डाउट है तो मेरे पास भेज देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन सिर्फ हमारे स्टूडेंट के लिए है, जो भाई आउटसाइडर है, देखो सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। बाकी वीडियो तो अपलोड कर दिया, कोई भी देखे। और हमारी जो साइट है mkgeducation.com, mkgeducation.com, उसके आइकन नंबर 10 में सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं। आप mkgeducation.com पे जाना, फिर जो आइकन साइड में आएंगे, आइकन नंबर 10 क्लिक कर लेना, उसमें सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। ठीक है जी, दैट राइट, ओके, थैंक यू।